हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के अकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में जानते हैं। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने बाबर के बारे में जाना था कि बाबर ने किस तरह अपना साम्राज्य स्थापित किया और किस तरह उनकी फाइनली डेथ हो गई। तो आइए आज हम जानते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। आज की जो वर्कशीट है हमारी बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में आज की जो हमारी वर्कशीट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्रियाकलाप दी गई है। पता लगाइए कि हुमायूं के अकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो बेटा, जो हुमायूं का अकबरा था उनका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, जो उनकी वाइफ थी। जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? हम लिख सकते हैं हमीदा बानो बेगम ने जो हुमायूं के अकबरे का निर्माण करवाया था। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट। बेटा, क्या दिया गया है वर्कशीट में। हुमायूं का जो हम कहेंगे राजपाट था, वो कब से लेके 1830 से लेके 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो देखो यहाँ पे जब उनका हम जो एम्पायर कहेंगे वो देखो बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 1830 से 1840 10 साल, उसके बाद 55 से लेके 56 तक। तो बीच का टाइम देखो कहाँ पे गया, हम ये जरूर जानना चाहेंगे बेटा। आप लोगों के दिमाग में होगा कि भाई बीच का टाइम कहाँ गया। तो बीच के टाइम पे जो हुमायूं थे वो उन्होंने कई युद्ध किए जिससे कि वो हार गए और वो ये सब कुछ छोड़कर कहीं और चले गए। तो बीच का जब टाइम था वो यहाँ पे उन्होंने उनका मतलब यहाँ पे वो एक अपने अधिकार, यहाँ पर उनका अधिकार नहीं था, इसलिए बीच के टाइम में वो चले गए थे। फिर वो वापस आए, उन्होंने दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया 1555 और 1556 में। फिर वो यहाँ के उत्तराधिकारी रहे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है बेटा वर्कशीट में। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का अधिकार होता था। देखो बेटा, क्या कहा गया, ज्येष्ठाधिकार। जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम को फॉलो नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है कि जब पिता के बाद जो सारी संपत्ति होती है, जो सारा राजपाट होता है, वो बड़े पुत्र, ज्येष्ठ मतलब कि बड़े पुत्र को दे दिया जाता है। ये इस नियम को जो मुगल थे वो नहीं मानते थे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पे विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होना होता है, मतलब उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहयाद, देखो क्या लिखा गया है, सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इसके देखो, जो मुगल थे वो ऐसा नहीं मानते थे कि भी बड़े बेटे को सारी की सारी संपत्ति दे दो या जितना भी एम्परर है वो उसके नाम कर दो, बल्कि वो क्या मानते थे कि जितने भी बच्चे हैं उनमें सब में विभाजित कर दो। तो इसको हम क्या कहते हैं? सहदायाद। इसको क्या कहा जाता है? सहदायाद में विश्वास करते थे मुगल, और जो कि तैमूर वंशों से चलती आ रही थी प्रथा, उस प्रथा में वो यकीन करते थे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत दे दिया। तो हुमायूं ने भी क्या किया, जो बाबर थी उनकी जितनी भी संपत्ति थी उनको जितने भी उनके भाई थे सब में बराबर बराबर बांट दिया। उन्होंने इसी प्रथा को फॉलो किया, सहदायाद को, और उसी को ही क्या किया उन्होंने फॉलो करते अपने भाई जितने भी थे उनमें बराबर बराबर उनको बांट दिया। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा। देखो, अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। अब देखो, सब में बराबर बराबर बांट दी। जैसे कि मान लो ये पूरा हम पार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या था, जितना भी एरिया था उसमें सब में को यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। और जो मिर्जा कामरान था उसे इस तरफ का एरिया दिया गया, जबकि जो खुद हुमायूं था उन्होंने यहाँ का एरिया लिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, तो देखो इस तरह से था। तो जो हुमायूं था उन्होंने यहाँ का मेन एरिया ले लिया था, दिल्ली और उसके आसपास का, जबकि जो मिर्जा कामरान था उसको अब काबुल के आसपास का एरिया दे दिया था, जिससे कि जो मिर्जा कामरान उनके भाई थे, उनके जिन भाइयों में सब में संपत्ति बराबर बराबर बटी थी, उन्हीं में से एक भाई थे जिनसे वो खुश नहीं थे। तो इसीलिए मिर्जा कामरान के मन में थोड़ा सा द्वेष पैदा हो गया था हुमायूं के लिए। तो अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने अफगान प्रतिद्वंदी मतलब इन्होंने क्या किया, अफगान लोगों के साथ मिलकर इस पर जो हुमायूं है उस पर हमला बोल दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। ठीक है। तो देखो, खुद तो मिले हुए थे मिर्जा कामरान, उसके साथ उन्होंने क्या किया, अफगान दोस्तों को भी मिला लिया, जो अफगानी थे उनको भी मिला दिया, और हुमायूं पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब देखो, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार, अब किसके साथ मिल गए थे, कौन से मिर्जा कामरान किसके साथ मिल गए थे, शेर खान के साथ में। मिर्जा कामरान किसके साथ मिल गए थे, शेर खान के साथ में। उन्होंने हुमायूं पर 2 बार आक्रमण किया। एक बार तो किया 1539 में,
चौसी में और दूसरा 1540 में कन्नौज में। तो 2 आक्रमण किए शेर खान ने हुमायूं पर, एक तो किया 1539 में और एक 40 में कन्नौज में और चौसी में। इन पराजयों से ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया। अब जब देखो 2 बार आक्रमण हुआ, पहले अपना राजपाट अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन अपने भाई की वजह से, भाई ने कहा कि भाई मुझे तो अच्छी जगह नहीं दी, तुम दिल्ली के आसपास की जगह ले ली, मुझे काबुल के आसपास पकड़ा दिया, तो उन्हें खुशी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने शेर खान के साथ मिलकर 2 बार आक्रमण करवाया। पहले बार 39 और उसके बाद में 40 में जब आक्रमण करवाया तो जो हुमायूं था वो हार गया। और हुमायूं ऐसे बुरी तरह से हारा कि उसे वहां से, दिल्ली से भागकर कहाँ जाना पड़ा, ईरान की तरफ भागकर जाना पड़ा। अब देखो ईरान जब पहुंच गए तो ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। अब ईरान में जब पहुंच गए तो सफाविद का बहुत बड़ा एम्परर था वहां पे, तो जो हुमायूं था उन्होंने किसकी शरण में गए, वो सफाविद की शरण में गए। अब वहां से उन्होंने थोड़ी ताकत मिली उनको, थोड़ा मतलब उसका सपोर्ट मिला। जब पूरी तरह से सपोर्ट मिला तो उन्होंने वापस से 1555 में दिल्ली पर फिर से पुनः कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे समझ आया जो ऊपर दिया गया था, पहले देखो, पहले यहाँ से उनको नाराजगी थी, नाराजगी के कारण शेर खान ने 2 बार उन पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा और भागकर ईरान गए। ईरान में उन्हें देखो सफाविद शाह ने क्या किया, उनकी हेल्प की। जब हेल्प की तो उन्होंने फिर से थोड़ा स्ट्रांग हुए, थोड़ी अपनी सेना दी, जिससे क्या उन्होंने फिर दिल्ली पे आक्रमण किया। शेरशाह के पुत्र थे उस समय, उन पर आक्रमण किया और फिर उन्होंने 1555 में क्या कर दिया, दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। परंतु अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगले ही वर्ष क्या हुआ, जब उन्होंने 55 में क्या किया, यहाँ पे दिल्ली पर कब्जा किया और एक लाइब्रेरी कहते हैं उसे हम, लाइब्रेरी में वो पढ़ने के बड़े शौकीन थे, पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे कि एक दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में, बाबर के पुत्र थे हुमायूं। आगे देखते हम शेर खान के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने देखो यहाँ पे हमें दिखाया ना कि शेर खान सूरी है ना, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, तो देखिए क्या कहा गया है बेटा। अफगान शासक शेर खान सूरी, जिसके साथ मिर्जा कालिम जो थे, मिर्जा कामरान थे, वो मिले थे। देखो अफगान शासक शेर खान सूरी, शेरशाह का मूल नाम फरीद था। उनके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे, छोटे से क्या थे, जागीरदार थे, जिसकी जमीनें वगैरह होती हैं। उनके संरक्षण में उसे एक शेर को मारने के पर उनका नाम शेर खान पड़ा। उनका नाम तो शेर शाह सूरी था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक शेर को मारा था, इसलिए उन्हें शेर खान भी कहा जाता था। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार और वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। तो शेर शाह क्या थे, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए और वाणिज्य और इसके अलावा अपना मतलब आसपास और साम्राज्य जो भी है उसको, जो संचार व्यवस्था, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेर खान ने मरम्मत करवाई, जिसे काफी समय तक ग्रांड टैंक रोड भी कहा जाता है या रोड कहा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जो पुरानी सड़क थी उसे रिपेयर करवाया। शेर खान ने कुल 1700 सराय बनाई। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के कारण दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब ये भी बहुत बड़े शासक थे, बहुत अच्छा रोब था इनका, लेकिन इनकी भी क्या हुई, दुर्घटनावश क्या हुई, एक तोप फट गई, जिसके कारण इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई 1545 में। ठीक है, तो बेटा देखो आज हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा कि किस तरह हुमायूं यहाँ पर आए। उन्होंने अपना जो भाइयों में सब में संपत्ति बांट दी, लेकिन किसी एक भाई को क्या थी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई और उसने विद्रोहियों के साथ मिलकर, अफगानियों के साथ मिलकर क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा ईरान की तरफ। वहां से फिर उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिला सफाविद की तरफ से सपोर्ट मिला, फिर उन्होंने फिर से अटैक किया और दुर्घटना की वजह से वापस उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब आज की वर्कशीट में हमने पढ़ा है। तो अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखो क्या दिया गया है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर खान सूरी को हराया था। तो अभी हमने देखा कि हुमायूं को ही 2 बार हराया गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, या हम इसको लिख देते हैं गलत। ठीक है, देखिए कालिंजर, देखो क्या लिखा, कालिंजर के किले की घेराबंदी के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। देखो कालिंजर के किले की वजह से हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई थी। हुमायूं की मृत्यु क्यों हुई थी, क्योंकि एक दुर्घटनावश हुई थी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो हमने तीनों क्वेश्चन देखे, 2 क्या हो गए, गलत हो गए, बहुत अच्छे से समझे भी हैं इसके साथ हमने ना। तो आगे देखिए क्या लिखा गया, कीड़ा क्लाप नंबर 2 दी गई है। उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। आज भी राजनीतिक में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो क्या करते थे बेटा, वो ज्येष्ठाधिकार का करते थे, नहीं, वो किसका करते थे, देखो सहदायाद का वो क्या करते थे, परंपरा का पालन करते थे, जिसमें क्या किया जाता था, आप ये भी लिख सकते हैं, मुगल और तैमूर वंशों को अपनाते थे, जिसमें सहदायाद में, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। तो इसका यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा बेटा, सहदायाद जिसमें
उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। जितना भी उत्तराधिकारी है उनमें पुत्रों जितनी भी संपत्ति है उनको क्या कर दिया जाता है, सभी पुत्रों में बांट दिया जाता है। तो आज भी देखो बेटा ऐसे ही होता है कि पिता की जितनी संपत्ति होती है वो सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रियाकलाप नंबर 2 का आंसर। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।